हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम जब यहाँ से वापस जाएं, अपने गांव में जाएं, अपने समाज में जाएं, तो अपने जैसे कई युवा साथियों को एकत्रित करें जिनके पास अभी दिशा नहीं है। उनके पास प्रतिभा है, लगन है, उत्साह है, परंपरा है, संस्कृति है, सिर्फ उनके पास दिशा नहीं है। उन्हें दिशा देने का कार्य आपको करना है। इसलिए उन्हें आपको अपने साथ जोड़ना है, अपने साथ लगा के आगे बढ़ना है, सतत उनके साथ संपर्क करना है। आप चाहें आप अपने ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस तरह की गोष्ठ आयोजित कर सकते हैं। हमने ये 5 विषय दिए हैं, आपने देखा होगा इन 5 विषयों में भी कई सारे विषय, छोटे छोटे विषय निकल के अपने सामने आते हैं। कोई आवश्यकता नहीं कि आप कोई 2 दिन का सम्मेलन करें और बहुत सारे लोगों को बुलाएं। आप एक छोटा सा विषय लेकर 150 बच्चों को साथ में रखकर उनके साथ चर्चा करते हैं, उस विषय में से कोई बात निकलेगी, उसको हम आगे बढ़ाने की बात करेंगे। आपने देखा, अभी बहन ने जब बताया, बहुत सारे नए विषय आए। शासन प्रशासन हमारे लिए क्या कर सकता है, आस्था मान्यता का क्या प्रश्न है, राष्ट्रीय गतिविधियों में हम देखते हैं कि किस तरह से युवा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ये सारी बातें बहुत बड़े बड़े विषय हैं, उसमें से कोई एक छोटा विषय लेकर अपने साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें भविष्य में बहुत सारी अच्छी चीजें करने को मिलेंगी। एक बात और बता दूं, कल से आज तक लगातार बात हुई है, दूसरों ने हमारे बारे में बहुत बातें की हैं, हमने अपने बारे में बहुत कम बातें की हैं। एक छोटा सा फर्क बताता हूं। कुछ दिनों पहले पेशावर में 132 बच्चों की आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई। घटना सचमुच बहुत दुखद थी। पूरे विश्व में त्राही त्राही हुई, भारत में भी त्राही त्राही हुई। भारत में भी हमने कई चौराहों पर मोमबत्तियां जलाई, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही असम में कोकरझार में भी तो 78 से ज्यादा आदिवासी मारे गए। तब वो सारी मोमबत्तियां कहाँ चली गई? क्यों तब मीडिया नहीं चिल्लाया? क्यों हमारे देश ने तब आंसू नहीं बहाए? ये दुखद है, इस बात को भी समझना होगा। कल जब एक भाई बोल रहे थे, शायद प्रोफेसर कट्टीमनी साहब भी बोल रहे थे कि मार्केट की प्रायोरिटी में कोई व्यक्ति क्यों नहीं आता। इन सारे फर्कों को समझना होगा। इसलिए हमने यहाँ इस 2 दिवसीय जनजातीय गोष्ठ का आयोजन किया था कि हम भी समझें कि हमारी बात को जब तक हम पुरजोर ढंग से नहीं कहेंगे, हमारी बात को जब तक हम सशक्त ढंग से नहीं कहेंगे, विश्वसनीय ढंग से नहीं कहेंगे, तब तक हो सकता है कि समाज भी उस बात को उतनी गंभीरता से न ले। कुबेर दत्त जी ने एक बहुत अच्छी गजल लिखी है, जो इस जनजातीय गोष्ठ के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अपने मन में रखनी होगी। कुछ नई खबरें इधर आने लगी हैं, कुछ नई खबरें इधर आने लगी हैं, राजपथ पर चीलें मंडराने लगी हैं। आग जंगल में लगी तो क्या हुआ, लपटें शहर की तरफ आने लगी हैं। एक हद तक सब्र करके ये कतारें लाल बत्ती पार कर जाने लगी हैं। आंधियां फिर किस तरह पागल हुई हैं, एक दूजे से ही टकराने लगी हैं। कल तलक थी काठ सी खामोशियां, आज दीवारों से बतियाने लगी हैं। अब ये समय आ गया है, अब आप लोगों को चेतना होगा, अब आप लोगों को जागना होगा, क्योंकि फिर पानी सिर से ऊपर चढ़ जाएगा। और इसी तरह अगर हम अपने आप को पैसिव स्पेक्टेटर की तरह देखने लगेंगे, पैसिव स्पेक्टेटर मतलब उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो निरपेक्ष भाव से देखते रहेंगे, तो वो पैसिव स्पेक्टेटर होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे एक एडवोकेट साथी जो जनजातीय समाज से हैं, उनसे चर्चा हो रही थी, यहाँ आपके बीच में बैठे हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, अपने दम पर लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस देश का, इस प्रदेश का श्रेष्ठतम वकील हो सकता हूं, और लोग मुझसे कहते हैं कि तुम सरकारी नौकरी क्यों नहीं करती। इस विरोधाभास में हमको जाकर देखना होगा कि कौन सी जड़ें हैं जहां से हम निकल के बाहर आ सकते हैं, जहां पे हम जो सबसे अधिक निकट हैं प्रकृति के, हम प्रकृति के सबसे सबल और सक्षम ध्वजवाहक हैं, उसके बावजूद हम प्रकृति से क्यों दूर कर दिए जा रहे हैं, इस प्रश्न को भी देखना होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। मैं जानता हूं मित्रों, समय 2 दिन का बहुत नहीं होता, बहुत सारे विषय अभी भी अधूरे रह गए होंगे, बहुत सारी बातें अधूरी रह गई होंगी। उन सारी बातों को करने के लिए हम लगातार मिलते रहें, बार बार मिलते रहें। और जरूरी नहीं कि ये आयोजन विश्वविद्यालय स्तर पर ही हो, ये हम आपस में भी कर सकते हैं। इस बहाने आपका भी आपस में समन्वय हुआ है, आपका भी आपस में एक दूसरे के साथ परिचय हुआ है। वो परिचय आपको इस तरफ ले जाएगा और आपको निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी सार्थक भविष्य की ओर ले जाएगा, कल की ओर ले जाएगा। हमारा विश्वविद्यालय नया है, बहुत सारी असुविधाएं आपको इन 2 दिनों में हुई होंगी। उन असुविधाओं के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और हम सब साथियों की ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। अगली बार जब आप आएंगे और बेहतर तरीके से हम इस गोष्ठ को आयोजित कर सकेंगे।
बहनों का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हुआ, इसलिए आज हमारे समापन समारोह में आदरणीय जयलक्ष्मी ठाकुर जी यहाँ थीं। हम ऐसे भी लोगों को खोज रहे थे जो हमारी बहनें जो यहाँ आई हैं उनको भी नेतृत्व प्रदान करते। कौन जाने अगली बार वोट होगी तो आप में से ही कोई आकर यहाँ मंच पर बैठेगा और अपनी बात हम सबको सुनाएगा। हम सब भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपके इस कुशल मार्गदर्शन से आज युवा गोठ बिल्कुल अपनी एक आगे की जो रणनीति है उसके लिए बिल्कुल काबिल तैयार बैठा है। हम आशा करते हैं कि ये जो युवा है आने वाले समय में समाज के विभिन्न स्तरों पर जाकर इस जनजाति गोठ में जो कुछ भी हुआ उसका परिपालन, उसका क्रियान्वयन अच्छे से कर पाए। हम ये रोना नहीं रोएंगे। मुझे लगता है कि सरकार की योजनाएं हम तक लाभ क्यों नहीं, हम खुद आगे बढ़कर उस योजनाओं का लाभ लें और वाकई में हम कुछ देने वाला बने, तब वाकई में इस जनजाति गोठ का एक वाकई में इसका जनजाति गोठ का उपलब्धि होगी, मैं ऐसा समझता हूँ। इस तरह आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आज के मुख्य अतिथि श्री इंद्रेश कुमार जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप हमारा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम अच्छे से सफल रहा। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ऐसा है कि हमारे विश्वविद्यालय को कुलपति जी का सहयोग तो मिला ही, साथ में हमें हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संदीप वनसूत्रे जी का प्रशासनिक स्तर पर भी काफी सहयोग मिला। इसके लिए हम डॉक्टर संदीप वनसूत्रे जी का साधुवाद देते हैं हमारे इस जनजाति युवा गोठ के माध्यम से, और मैं उन्हें इस कार्यक्रम के, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन करने के लिए सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जनजातीय युवा गोठ राष्ट्रीय कार्यशाला इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र के सम्माननीय विशिष्ट अतिथि इंद्रेश कुमार जी, प्रोफेसर जयलक्ष्मी ठाकुर जी, इस समापन सत्र के अध्यक्ष हमारे कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, आशुतोष मंडावी जी, सांसद महोदय आदरणीय नंद कुमार साय जी, कुबेर जी और इस आयोजन में उपस्थित सभी मुनिजन। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ उपस्थित वे सभी मेरे एकलव्य मित्र जिनकी कुर्बानियाँ उन तथाकथित अर्जुनों को अपने लक्ष्य साधने में अवसर प्रदान करती है। आप सभी इस देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। कल मैं कुट्टमणि जी जब अपना संभाषण दे रहे थे तब मैं वहाँ उपस्थित था। मुझे एक उनकी चीज़ बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने एक रामायण की चौपाई, तुलसीकृत रामायण की चौपाई कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं और राम जी को वो लोग पसंद है जिनका दिल बड़ा, जिनका हृदय बड़ा साफ होता है। मुझे एक शेर याद आ गया जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि तेरी बेइल्मी ने रख ली हम बेइल्मों की शान, पढ़े लिखे लोग यहाँ बेच रहे हैं अपना ईमान। तो आपके पास वो बेइल्मी है, आपके पास वो धन है जो यहाँ सब कुछ होने के बाद भी लोगों के पास नहीं है। जैसे कि मंडावी जी ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि हम मार्गदर्शन करें, वो समय चला गया। शेख तू न दे हम बादा कसों को नसीहत, सभी नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा, और माना की तरह मिटाने से मिट जाएंगे हम, लेकिन फिर तेरी अदाओं पे दिल फिदा कौन करेगा। मैं माननीय इंद्रेश कुमार जी का, प्रोफेसर जयलक्ष्मी ठाकुर जी का और विशेष रूप से कुलपति महोदय का जो इस संपूर्ण कार्यक्रम के आर्किटेक्चर रहे हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। आदरणीय नंद कुमार साय जी का, वनवासी कल्याण आश्रम के समस्त मुनिजन जो इस प्रयोजन में अपने सेवा भाव से लगे रहे, उनका, आप सभी जो दूर दूर से यहाँ पधारे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और समस्त आयोजकों की तरफ से
दो लाइन में अपनी बात करता हूं। सभी लोगों ने कहा, आदरणीय कुलपति जी ने भी कहा कि हम यहाँ से जाए तो क्या करें। इंद्रेश कुमार जी ने भी आपको बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़ी नाच के साथ, तुम भी अपनी आवाज मिला लो मेरी आवाज के साथ। एक बार सभी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम है, तो आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जनजाति भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में हमें तो यहाँ बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जैसे जनजाति संस्कृति, परंपरा, प्राकृतिक उपचार, शिक्षा, जनजाति समाज की स्थिति और वर्तमान स्थिति और आने वाली स्थिति पर भी हम लोगों ने अपने विचार और प्रबुद्धजनों के द्वारा हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। साथ ही साथ शासन, प्रशासन और 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जो हमारे लिए बनी है उस पर भी आज तक की जैसे हमको जो नॉलेज नहीं था वो भी ये नॉलेज इस कार्यक्रम के बाद मिला। इसी तरह हम लोगों ने नक्सलवाद जैसे समस्या जो छत्तीसगढ़ में बहुत एक व्यापक रूप ले लिया है, इस समस्या पर भी हमने प्रकाश डाला और हमने भी अपने विचार रखे और प्रबुद्धजनों के द्वारा भी इसका मतलब नक्सलवाद कैसे समाप्त हो सकता है उसके विषय में भी हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां पाई। और साथ ही साथ हम लोगों ने अपने समाज के लिए एक इस कार्यक्रम के बाद एक दिए का जो होता है ना, जैसे दिया जलता है तो एक समाज के लिए प्रकाश फैलता है, वही प्रकाश इस कार्यक्रम के बाद हमारे समाज में फैलने वाला है। और हम यहाँ से आगे निकलकर एक जो डिब्बा नुमा एक जो ट्रेन है उसे हम एक विकास का इंजन भी प्रदान करेंगे जो विकास में सहायक होगा इस भारत देश के लिए। तो यही उम्मीद के साथ मैं अपने 2 शब्द यही विराम करता हूँ। छात्रा जो हैं कुमारी राजकुमारी भानु, उन्हें अनुभव कथन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मंच पर आसीन आदरणीय परम पूजनीय महामहिम एवं सभागृह में उपस्थित बुद्धिजीवी वर्ग और मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आप सब लोगों ने और हमने मिलकर के एक कार्यशाला जो 2 दिवसीय प्रोग्राम हम अभी कुछ टाइम पहले नहीं कल से हम ये अटेंड करके देख रहे हैं कि हमको वो सब जानकारियां जो हम पहले कभी नहीं जानते थे अपने जगह पे रह करके भी, उसके बावजूद हम लोग आने का प्रयास किया और आकर के हमको वो सब जानकारियाँ मिली जो हम नहीं जान पा रहे थे। उसमें से जैसे कि हमको जानकारी मिली यहाँ पर आकर के, वो चीज़ ये है शिक्षा के बारे में कि मूलभूत शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा जो हम पहले लेते थे और आज के टाइम पे हमको मिल रहा है और ये आज जानकारी हमको मिल रही है। इसके अंतर्गत जैसे कि आज काफ़ी लोगों ने ये चर्चा की कि इंग्लिश माध्यम या फिर अंग्रेजी माध्यम में हमें बहुत ज़्यादा कठिन होती है कि प्राथमिक स्तर पर हम अपना पारंपरिक या फिर औपचारिक शिक्षा लेते हैं और बाद में आकर के यहाँ पर हमको इंजीनियरिंग फील्ड में हो या फिर डॉक्टरी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर हमको अंग्रेजी का सामना करना पड़ता है। मतलब ये भाषा का समस्या, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने चर्चाएं भी की और बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से हमको इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से अवगत होने का मौका मिला कि कैसे आज के टाइम पे हमको ये चीज़ जानकारी और बेहतर की जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जनजातीय विकास के बारे में पहले तो हम लोग जो सोचते थे वो सोच ही रह जाता था, लेकिन आज के टाइम पे हमको ये है कि जनजातीय विकास जो परंपरागत होना चाहिए और आज के टाइम पे हमको ये होना बहुत ही जरूरी है। ये चीज़ें बहुत ही विस्तार से हमको जानकारी मिली है। इसके अलावा संस्कार और संस्कृति जो हम पहले एक विश्वास के रूप में मानते थे उसको, संस्कार संस्कृति को कई लोग ये जानते हुए भी अनजान इग्नोर करते थे उस चीज़ को, तो वो ये हम पर खुलकर चर्चा कर पाए साथ में बैठ करके। तो यहाँ पर आस्था, अस्मिता, पारंपरिक विकास, इसके बारे में भी हम लोगों ने और साथ में बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से वो जानकारी और वो ज्ञान से अवगत होने का मौका मिला। इसके अलावा शासन प्रशासन के संबंध में भी अनुसूची, संविधान के बारे में अधिकतर जो हमारे स्वयं अभी बिलासपुर जहाँ पर हम अभी रहते हैं वहाँ पर अधिकांशतः हम पढ़ाई करते हैं, अपना जो भी सब्जेक्ट लेते हैं फिर विषय लेते हैं उस विषय या फिर उस फील्ड में हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमको संविधान के बारे में अगर छोटी सी भी जानकारी कोई सवाल कर देगा तो हमको नहीं पता होता है।
तो ये जाहिर सी बात है, सोच सकते हैं अपने आप में कि हम बिलासपुर मतलब एक सेंटर पर रह करके हमको वो जानकारी नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है वनांचल से बहुत ही पिछड़ा वर्ग जहाँ पर ट्राइबल एरिया के लोग, ट्राइबल लोग रहते हैं, मूल अनुसूचित जनजाति और भूजमाड़िया लोग, तो क्या लगता है लोग वो जानकारियाँ ले पाएंगे जो हम लोग नहीं ले पाए हैं? तो नहीं ले पाते हैं। तो ये सब जानकारियाँ जो हमको मिली यहाँ पर आकर के खुल करके अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी मिला। इसके अलावा यहाँ पर नक्सलवादी आतंकवादी हमले जो हो रहे थे और होते थे, कुछ जानकारी हमको मिल पाती थी, कुछ जानकारी नहीं भी मिल पाती थी, वो सब हम यहाँ पर जान पाए। इसके अलावा राजनीतिक विकास, इसके अलावा सांस्कृतिक विकास, तमाम चीज़ों के बारे में हमको मूलभूत और पारंपरिक और आज के टाइम पे बहुत ही आवश्यकता, कौशल विकास के बारे में, नेतृत्व करने की क्षमता के बारे में हम लोग यहाँ पर आकर के खुलकर चर्चा कर पाए और ये सब ज्ञान से अवगत हो पाए। और इसमें तमाम ये बुद्धिजीवी वर्गीय जो हमारे समाज के बारे में इतना सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जब इन लोग मतलब हमारे जो मार्गदर्शन केंद्र बने हैं वो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, तो हमको अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, अगर हम किसी समाज से बिलोंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इतना सोच रहे हैं अपने आप में कि अपना विकास साथ में समाज का विकास कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये स्वयं से एक कमिटमेंट लेने की आवश्यकता है। समर्पण भावना के साथ हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो यही चीज़ चाहिए और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि इसी आस्था और विश्वास के साथ अपने आप को इस तरह से करिएगा, सचेन की आने वाली पीढ़ी जो है हम आपको एक प्रेरणा स्रोत में देखिए। इसके अलावा दो बातें मैं गर्ल्स लोग के लिए कहना चाहूँगी। बाबुल तेरी लाडली एक गूंगी सी गाय, जिस खूंटे पे बांध दे उससे ही बन जाए। वो जमाना गया दोस्तों, आज वो जमाना नहीं रहा। आज वो जमाना बदल चुकी है जहाँ पर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं। आज लड़कियाँ कहीं से पीछे नहीं हैं, हर एक क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही हैं और हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर के साथ बढ़ रही हैं। इसके अलावा नारी के बारे में कही जाती है कि नारी आज अबला नहीं है, बल्कि वो सबल बन चुकी है, सबला बन चुकी है। और नारी के बारे में बस दो शब्द कहना चाहूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने हमारे को विराम दूँगी। कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है और वो नारी ही है जो हर एक की उत्थान करती है और इस दुनिया का निर्माण करती है, सृजन करती है। और इसके बाद आज की जो आयोजक हैं विज्ञान समिति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जिसके बदौलत हम लोग को इतनी बड़ी ज्ञान से अवगत होने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर जयलक्ष्मी ठाकुर जी हैं, पूर्व कुलपति हैं। जनजातीय क्षेत्र में काफ़ी, जगदलपुर जैसे जनजातीय क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय प्रथम कुलपति के रूप में आप वहाँ पे पदभार संभाला था और उस क्षेत्र में कई ऐसे जनजाति से संबंधित मुद्दों को या फिर जनजाति से संबंधित विभाग को वहाँ पे स्थापित करने का आपको श्रेय है। और ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि हमारे भी एक बस्तर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो रहे हैं वो और हमारे विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी दोनों विराजमान हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तो इस आयोजन में दो शब्द कहने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं डॉक्टर जयलक्ष्मी ठाकुर मैडम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मंच पर आसीन माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी, माननीय डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी, कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, और आशुतोष भंडारी जी, मंच के समक्ष उपस्थित श्री नंद कुमार साय जी और हमारे सभी विद्वान दर्शक एवं छात्र एवं छात्राएं, जैसा कि आप लोगों ने इन 2 दिवसीय संगोष्ठी में जो विचार सुने और उसके बारे में जो अभी आपके सामने दोनों बच्चों ने जो अपना जिस्ट दिया है कि इस प्रकार के संगोष्ठी से उन्हें किस प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक है कि अगर इस प्रकार के आयोजन होते रहें तो हमारे क्षेत्र के बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और वे अपने कार्य को सफल करने के लिए, सफलता के उद्देश्य से वे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि जनजाति युवा गुट, हमारे लिए ये कहावत है कि हमारे जनजाति लोग चर्चा करने में बहुत पीछे रहते हैं, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से सबके सामने, सबके समक्ष रखने में भी
वे हिचकिचाते हैं। उन्हें बोलने के लिए एक माध्यम चाहिए। जब से यह विश्वविद्यालय खुला है, मेरे ख्याल से पत्रकारिता विश्वविद्यालय, हमारे वर्ग के सभी युवा साथियों को, बच्चों को एक मार्गदर्शन मिला है कि वो किस तरह से आगे आएं और अपनी बात को रखें। जब तक वे अपनी बात को प्रस्तुत नहीं करेंगे, लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि वो किन क्षेत्रों से आए हैं और किन तकलीफों को सहते हुए आगे बढ़े हैं। वैसे मैंने अपने शैक्षिकीय काल में, मैंने 38 वर्ष कॉलेज में सेवा की है, तो मैंने ये देखा है कि हमारे, खास करके मैं आपको बता दूं कि मैं गर्ल्स कॉलेजेस में रही हूँ, तो जो लड़कियाँ ट्राइबल क्षेत्र से आती हैं, जनजातीय क्षेत्र से आती हैं, वे लड़कियाँ, उनके पास विधा है, बुद्धि है और आगे बढ़ने की क्षमता है, परंतु उन छात्राओं को मार्गदर्शन नहीं मिलता और इसलिए वे किसी के सामने बोलने से हिचकिचाती रही हैं। मेरी कुछ ऐसी छात्राओं के नाम मैं आपको बताऊंगी जिन्होंने बीए में, मरवाही क्षेत्र से एक लड़की आई थी जो वहाँ पढ़ रही थी, बीए में उसका 3 या 4 नंबर से फर्स्ट किया था, एमए में उसने मेरिट में पाए, उसी तरह से वो एनसीसी में भी थी, खेलकूद में थी। तो इस तरह से हमने देखा कि और भी कई छात्राएं थी जो इस क्षेत्र में आगे आई और वह पीएचडी दी, उसके बाद उसने पीएचडी भी किया और कांकेर कॉलेज में वो ज्योग्राफी की लेक्चरर भी रही। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बड़ा दुख के साथ मैं आपको कहूँगी, पर वो लड़की बहुत गुणी थी, बहुत छोटे परिवार की थी और उसने हर चीज़ हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि वो, उसके पिताजी उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे, माँ और पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए पढ़ाना नहीं चाहते थे। उसे उस गांव से, मरवाही के पास एक छोटा गांव, वहां से लेकर आने के लिए एक हमारी स्पोर्ट्स अफसर थी, वो जाकर उसको लेके आए थे और इस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया। उसी प्रकार से और भी कई छात्राएं थी जो जशपुर क्षेत्र से आई थी, जो केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद वो कॉलेज में पढ़ा रही हैं। उसी तरह से और कई मेरी छात्राएं थी जो ज्योग्राफी में एमए करने के बाद विभिन्न महाविद्यालयों में टीचिंग का कार्य कर रही हैं। जब मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ कि कोई महिला किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, मैंने कभी कहा नहीं कि मुझे आप वाइस चांसलर बनाइए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हो जाऊंगी, परंतु लगन, उद्देश्य ये मेरे साथ है। मैं 8वीं पढ़ने के बाद घर में बैठ गई थी। मेरे परिवार में लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ लड़कियां नहीं पढ़ती, हमारे परिवार में लड़कियां नहीं पढ़ती, इसलिए आप नहीं पढ़ोगी। परंतु उस 8वीं कक्षा के पढ़ने के बाद कम से कम इतनी तो बुद्धि आ गई थी कि पढ़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम लोग पढ़ते रहते हैं कि साहित्य में अपने बारे में या अपने जितने भी साहित्यिक लोग हैं उन्होंने जो कहा है कि विद्या ही हमारा भूषण होता है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। उस 8वीं क्लास के पढ़ने के बाद शायद मेरे भाग्य में आगे पढ़ना लिखा था। 14 नवंबर को एक प्राइवेट स्कूल खुला, हायर सेकेंडरी स्कूल कोमाखान में, और मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए बहुत उचित है। और मेरा जो गांव था वो कोमाखान से करीब 5 किलोमीटर दूर था और मैं रोज पढ़ने जाती थी क्योंकि मुझे आगे पढ़ना। मैं, मेरी बहन, हम दोनों पढ़ने जाते थे, 5 किलोमीटर पैदल और 5 किलोमीटर पैदल। आज की जो स्थिति को देखते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि सर्व सुविधा संपन्न रही होगी इसलिए इतना पढ़ी। ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर में जिद है, अगर आपके मन में उद्देश्य है, इच्छा है और आपका आत्मविश्वास है तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। 9th क्लास पढ़ने के बाद, वो प्राइवेट स्कूल था, हमको टीसी नहीं मिली, हम दानी स्कूल में पढ़ने आए। दानी स्कूल में हमसे कहा गया कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप इन लोगों का टेस्ट दे लीजिए, दोनों बहनों का, और इनको एडमिशन दीजिए। डीएससी से मिले, हमारा टेस्ट हुआ और हम 10th क्लास में एडमिशन लिए। उस 10th क्लास में एडमिशन के बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम स्पोर्ट्स में, खेलकूद में, एनसीसी में, चारों सब जगह हमने अपना ये किया कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना है और कौशल प्राप्त करना है। तो मैं अपना उदाहरण देके आपको कहती हूँ कि मैंने 11th पास किया, 2nd डिवीजन पास की। उसके बाद मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने आ गई और गर्ल्स कॉलेज में 3 साल मैंने इस तरह से गुजारे। मैंने पीछे पलट इसलिए नहीं देखा कि मैं एनसीसी, खेलकूद, कॉलेज यूनियन, कॉलेज की जितनी भी एक्टिविटीज थी सब में मैंने भाग लिया। मैं, मेरी बहन, जो जुड़े बहन थे हम लोग, वो दोनों। तो अगर हम महिला हैं और हमें लोग कहें कि नहीं नहीं ये आगे नहीं बढ़ सकती,
ऐसा नहीं है। महिलाओं को आगे आने के लिए स्वयं उनके आत्मविश्वास की आवश्यकता है और उस आत्मविश्वास से ही वह आगे बढ़ सकती है। बीए पास होने के बाद एमए में एडमिशन ले लिया। एमए में एडमिशन के समय बहुत दुखद घटना मेरे साथ हुई कि मेरी जो जुड़ी बहन थी वह मैं एमए फाइनल के 2 पेपर के बाद उसकी डेथ हो गई, पर मैंने तीसरा पेपर भी दिया। इसलिए दिया क्योंकि मेरे को पढ़ना था। अगर मैं उस वक्त एमए फाइनल की एग्जाम नहीं देती तो शायद मैं कभी पास नहीं होती। और आपको ये भी बताऊं कि मैं एमए में मेरिट में, क्योंकि लगन ही मेरा उद्देश्य था कि मुझे आगे बढ़ना है। सारी विपत्तियों को पार करते हुए मैं पीएचडी गई। मैं 69 में, कल जैसे कह रहे थे अपने अमरकंटक के जो कुलपति महोदय कि 5 क्लास में एक टीचर। उस समय मैं बता दूं कि मेरे बड़े पिताजी मिनिस्टर थे, तो उनके पास जब उनको पता चला कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई, उन्होंने मुझे, जैसे ही मैंने एमए का वाइवा दिया, 100 नंबर का वाइवा होता था, मुझे एक गांव में पोस्टिंग दे दी कि आप वहाँ चले जाओ। मतलब मेरे मदर फादर को ऐसा लगता था, मेरे माँ पिताजी को, कि हम लोग इसको देखते रहेंगे तो उस लड़की की याद आती। और मैं छुरा में जाकर 5 क्लास की एक अकेली टीचर। और उस समय मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि परिवार पर क्या गुजरी होगी। लोग यही सोचते होंगे कि वो लड़की अपने आप में आगे बढ़ना चाहती थी और वो एक छोटे से गांव में टीचर थी। मैं वहां रहते रहते पीएससी की परीक्षा दी, डायरेक्ट इंटरव्यू होता था और मैं पीएससी टॉप की। आप सोच सकते हैं कि जो जज्बा हमारे अंदर में है उसे अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो कोई भी, किसी की भी ताकत नहीं कि वो आपको पीछे ढकेले। तो इसलिए मैं आप लोग से कहूंगी, महिलाओं के पास वो धैर्य होता है, महिलाओं के पास धीरज होती है, सोचने की शक्ति होती है, परिवार को आगे बढ़ाने की शक्ति होती है। यदि वो चाहें तो अपने आप में इस तरह से आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़े। देश की ऐसी कई महिलाएं आपके पास मिलेंगी कि जो अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह का संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। हमारे जनजातीय लोगों में भी इस प्रकार का स्वाभिमान, जातीय अभिमान कहीं कम नहीं है। यदि वो अपने आप में अपने इस सम्मान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे अवश्य कर अपने उद्देश्य को सामने रखें और उद्देश्य को सामने रखकर अपना कार्य करें। हमारे यहाँ जो हमारे भारतीय आदिवासी, जिनका मैं आपको एक ये लाई हूँ जो आपको देंगे कि किस प्रकार से हमारे देश के आदिवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए, मातृभूमि के लिए शहीद हुए। आप अपने क्षेत्र का जानते हैं शहीद वीर नारायण सिंह को। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के सीताराम राजू, कुमरा भूम वीर चंद्रा, ये आंध्र प्रदेश से थे। असम से गोमदर कुंवर तीरथ सिंह मनीराम जीवा, और बिहार से काफी लंबी लिस्ट थी, वीर तिलको मांझी, भागीरथ, सिद्ध कानू बंधु, जतारा उरांव, भगवान बिरसा और बिरसा मुंडा और बीनू रानी सिंधोई। इस तरह से मैंने सारे 11 राज्य के लोगों की लिस्ट निकाली है जो आपको अभी आशुतोष मंडावी जी को मैंने दिया है कि आप सब बच्चों को ये दीजिएगा, ताकि बच्चों को मालूम हो कि आदिवासी किसी भी क्षेत्र में रहे हों परंतु वे अपने आगे बढ़कर अपने देश के लिए वे शहीद हुए हैं। उसी प्रकार से वनवासी जो विद्रोह का काल अनुसार विवरण भी मैंने पुस्तक से निकाला है, ये आप लोग को सब मंडवी जी देंगे और कि किस प्रकार से 1778 से लेकर आपको 1883 और 1966-67 तक हमारे ये आदिवासियों ने किस प्रकार से विद्रोह किया है। विद्रोह किस लिए किया? जनजाति विद्रोह का मतलब जनजाति लोग, अभी भी आपने देखा होगा कि कहीं पे भी यदि संगठन मजबूत है तो हमारे आदिवासी भाई पीछे नहीं हटते हैं। जैसे आप लोग को बस्तर के बारे में मालूम होगा कि जो वहाँ के जो राजा थे प्रवीण चंद्र भंजदेव, उन्होंने आदिवासियों को एक अपनी ओर इतना आकर्षित किया था, इतना अधिक उन्होंने लोगों को ये समझाया और बताया तो लोग उनको भगवान मानते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी
I Praveen the आदिवासी गॉड। 1965 में जो दुर्घटना हुई जिसमें उन्हें गोलियों से उड़ा दिया गया, 8 गोली उनको लगी थी, तो आप सोचते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों में इतनी ताकत है, हिम्मत है कि वो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। उसी प्रकार से मैं जैसा बता रही हूँ कि मैं एक बहुत छोटे से परिवार से आगे आई हूँ, और उस परिवार में मुझे ये चीज़ जरूर मिली है कि पढ़ना है, क्योंकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, माँ पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए, ये मेरे दिमाग में बैठा था। और आप लोग जिस परिवार से भी आए हों, आप लोग को यदि अपने अध्ययन के प्रति लगाव है, यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आप अपने उद्देश्य को साथ लेकर चलें। जो गलत चीज़ है उसे कभी ना अपनाएं, क्योंकि आप यदि अपने दिमाग में एक बार गलत बात सोच लेंगे तो वह बार बार आपको पिंच करेगा, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। परंतु यदि आप अपनी दिशा को सही रखेंगे तो मैं सोचती हूँ कि हमारे देश की जो लड़कियां हैं, जो परिवार का भविष्य होती हैं, देश का भविष्य तैयार करती हैं, उनके लिए वे बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब मैं बस्तर विश्वविद्यालय की कुलपति बनकर गई तो मुझे स्वयं को आश्चर्य हुआ कि मुझे कुलपति पद दिया जा रहा है। मैं अपने घर गई, अपने हस्बैंड से पूछी कि क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा आपकी इच्छा है तो आप जाइए। जब मैं वहाँ गई तो एक कुर्सी और एक टेबल ये लेकर मैं वहाँ बैठी। आप सोच सकते हैं कि कुलपति बनना और वहाँ जाकर एक टेबल कुर्सी लेकर बैठ गए, अब उसके लिए अपने को क्या करना। हम वहाँ पहुँचकर एक कुर्सी एक टेबल पहुँच लिए, बैठे। उसके बाद दूसरे दिन हम जाके कमिश्नर साहब से बोले कि एक बिल्डिंग बन गई है, उसमें बिजली नहीं है, उसमें टेलीफोन नहीं है, हमें उसके लिए आप सहयोग दीजिए। विश्वकर्मा जी यहाँ पर हैं अभी, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया कि बिल्डिंग बन गई है और वहाँ पर बिजली और ये चाहिए। फिर फर्नीचर के लिए कि फर्नीचर, तो इस तरह से एक छोटा सा यूनिट हमने तैयार किया और आज वहाँ पर देखिए 2 बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं और बिल्डिंग में मतलब 5-6 पीजी क्लासेस चल रही हैं और मेरे ख्याल से रेगुलर स्टाफ की भी मैंने नियुक्ति कर दी है। तो इंसान जो चाहता है, यद्यपि माहौल हमको क्या करता है, पीछे धकेलता है, क्योंकि वह गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, मतलब विश्वविद्यालय जो है गवर्नमेंट फंडेड है, तो हम किसी से फीस नहीं ले सकते, हम बंधे हुए हैं नियम से। हम किसी को नहीं कह सकते कि तुम 10,000 दो, 20,000 दो, 40,000 दो। जैसे कि कल कहा कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो बिजनेस का काम करते हैं, परंतु गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इस तरह से काम नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हमेशा आपकी सोच सकारात्मक हो, आप कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक सोच न लाएं, और आगे बढ़ना है तो आप अपने मन को बांधकर, अपनी इच्छाओं को बांधकर अपने उद्देश्य को सामने रखें, क्योंकि मैंने कहा महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। परिवार को आगे बढ़ाना संकल्प, त्याग, सहिष्णुता, इन सब से वो आगे बढ़ाती हैं। तो आप लोगों से मेरी अपेक्षा है कि जहाँ भी रहें, और हमारे समाज के जो युवा लोग हैं उनको हम कहते हैं कि आप अपने जज्बा को भी कम मत करिए, आगे बढ़िए, परंतु अपनी दिशा को सही दिशा दीजिए। यही मेरी आप लोग से अनुरोध है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका एक अच्छा मार्गदर्शन हमको मिला। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता के रूप में श्री इंद्रेश कुमार जी यहाँ पे हैं। मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। हमारे इस 2 दिन के जो समराइज सेशन है, जो इस समापन सेशन है, इसमें हम क्या लेकर के जाएं यहाँ से, इस सेशन से, समापन सत्र से, ताकि हम अपने अपने क्षेत्रों में क्या कार्य कर सके। हमारे बीच में जो 5 सत्र अलग अलग हैं, उन 5 सत्रों का लाभ हमको मिला, और हम जब उसका लाभ लेकर हम अपने क्षेत्र में जाएंगे तो उसका लाभ हम अपने क्षेत्र में किस तरह से दे पाएंगे। मैं श्री इंद्रेश कुमार जी हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, इसके लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। इस कार्यक्रम में ऑडियो, वीडियो ऐसी और फोटोग्राफी हो रही है, तो इसको देखते हुए
मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, उसी से प्रारंभ करता हूँ। उनकी इच्छा है कि फोटो आप सबकी बड़ी खूबसूरत आए, पर कभी कभी आदमी तनाव में होता है, इधर उधर भटक रहा होता है, बैठा तो वहीं होता है, कभी ऊब गया होता है, इसलिए उदास भी होता है। कहते हैं इस उम्र में भाषण सुनना सबसे बड़ी तकलीफ का काम होता है, और भाषणों के कारण आपको कहना पड़ता है भाषण बड़े अच्छे लगे, पर मन पूछे तो कुछ और कहना चाहता है।